Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. तो जनाब I am with ninth class. We learn ninth class and get ready for the very first topic of the cells and tissues chapter number 4. So I am with you with the microscopy and the emergence of cell theory. Basically more focuses on the microscopy and the types of microscopes. So microscopy is actually होती क्या है पहले ये देखना पड़ेगा. So microscopy ये चीज़ है when you are using the microscope. जब आप microscope का इस्तेमाल कर रहे हो then what is called as microscopy. अभी तो आप छोटे हो, जब आप नाइन्थ क्लास में रेगुलर क्लासेस लोगे इंशाल्लाह और आप रेगुलर प्रैक्टिकल्स करोगे, then you will go and you will see all of the microorganisms in your first chapter like micro amoeba, euglena and bacteria. They are all microorganisms, right? And we can see them only with the help of microscope. You all know हम इन्हें नहीं देख सकते, ठीक है ना, हमारी आइस की इतनी रेजोल्यूशन पावर नहीं होती, हम बहुत छोटे ऑब्जेक्ट्स नहीं देख सकते. तो ये भी अल्लाह ताला का हमारे ऊपर बहुत बड़ा एहसान है. अगर हम ये छोटे ऑब्जेक्ट्स देख पाते तो हम पानी कैसे पीते, क्योंकि ये तो साफ़ पानियों में होता है. अमीबा तो साफ़ पानी में भी हो सकता है. और जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, हम जो समोसा बाहर से लेके खाते हैं, इवन हम घर में भी अगर कोई चीज़ें हो सकता है उन पे जर्म्स हों, हमारे हाथों पे जर्म्स होते हैं. अगर हम हमारी आई की पावर इतनी हाई होती कि हमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म ऐसी नज़र आ जाए, तो कोरोना वायरस तो हमें ऐसी नज़र आ जाता है ना. तो फिर तो हम बहुत परेशान होते हैं और कुछ भी खा पी नहीं सकते. तो ये अल्लाह ताला का हमारे ऊपर एहसान है, उसकी हर चीज़ ही हम पे एहसान है. हर हाल उसका शुक्र अदा करें. चलें आगे चलते हैं. माइक्रोस्कोपी द यूज़ ऑफ माइक्रोस्कोप. सो द फोरो इज ऑफ ज़ेचारियास जेंसन. आप कुछ भी प्रोनाउंस कर सकते हैं. इसके नाम की प्रोनाउंसिएशन मैंने गूगल प्रोनाउंसिएशन में सर्च की थी. ज़ेचारियास जेंसन. स्पेलिंग्स डिफरेंट भी आ रहे थे, स्पेलिंग कहीं ये भी सेम भी थे. And Mr. Zacharias Jensen was the first person who has made handmade microscope, and the power of this microscope is 3 times to 9 times. 3 times to 9 times. इट मीन्स कि कोई ख़ास बहुत बड़ा नज़र नहीं. तो मगर आप सोचिए ये बहुत पुरानी बात है, 1500s की बात है जब शेरियाज ने माइक्रोस्कोप बनाई. पहले तो ये कॉन्सेप्ट ही आना बड़ी बात है. और अप टिल नाउ जब तक कि माइक्रोस्कोप नहीं बनी थी ना, हमें कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म नज़र नहीं आए. जब हम देख ही नहीं पाते थे, तो फिर तो बायोलॉजी और सेल बायोलॉजी स्पेशली और माइक्रोबायोलॉजी का तो कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है. सो सेरियास की माइक्रोस्कोप देखते हैं. ये इसका आई पीस और ऑब्जेक्टिव है. वंस अगेन दो लेंजेज यूज़ किए, कॉम्बिनेशन लेंजेज उसने भी यूज़ किए. तो ये कितना बड़ा कर सकती थी किसी भी ऑब्जेक्ट को, उस 3 टाइम्स. 3x का मतलब है 3 टाइम्स, मतलब जो भी ऑब्जेक्ट का साइज है ना उससे 3 टाइम्स ज़्यादा, 3 गुना ज़्यादा बढ़ा देती थी. या 3 टाइम्स इट मीन्स 9 गुना ज़्यादा बढ़ा करके देख सकते थे आप इस माइक्रोस्कोप के थ्रू. चलो आइडिया दे दिया इसने. फिर गलीलियो आया. गलीलियो ने एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप बनाई थी उसने सबसे पहले. एंड आफ्टर दैट हम देखते हैं कि क्या क्या हुआ. फिर दो टर्म्स हैं जब भी आप माइक्रोस्कोप की बात करते हो ना, तो दो टर्म्स आती हैं. एक है मैग्निफिकेशन और एक है रिजॉल्विंग पावर या रेजोल्यूशन. मैग्निफिकेशन एंड रिजॉल्विंग पावर या रेजोल्यूशन, डेफिनेशन पे हम बाद में जाएंगे. पहले हम एक डायग्राम देखते हैं. लुक एट दिस पर्सन. ये जो बंदा है ये हैंड लेंस लेके बैठा हुआ है ना इसके पास मैग्नीफाइंग ग्लास है. मैग्नीफाइंग ग्लास का मकसद क्या होता है, वो किसी भी चीज़ को थोड़ा बड़ा करके दिखा देता है. मीन्स ये लेंस दरमियान से थिक होता है और जितना ज़्यादा थिक होगा उतना बड़ा ऑब्जेक्ट कर देगा, मैग्नीफाई कर देगा उसको. हाँ, इस चीज़ की ख्याल नहीं रखेगा वो कि कितना क्लियर हुआ, क्या अच्छा क्लियर नज़र आ रहा है या ब्लर नज़र आ रहा है, उसको नहीं देखेगा, बस बड़ा कर देगा उसको चुप करके, ठीक है ना. तो जो सिंपली इंक्रीज इन साइज आता है इसको हम कहते हैं मैग्निफिकेशन. अपेरेंट इंक्रीज इन साइज उसको हम कहते हैं मैग्निफिकेशन करना. आपने अक्सर डिटेक्टिव्स के पास ये देखा है, या वो हाथ नजूमी सड़कों के किनारे बैठे होते हैं, वो हाथ से हैंड लेंस के थ्रू लिखते हैं. फिर इसी तरह लैब में हमें बहुत से प्रैक्टिकल्स ऐसे करने पड़ते हैं जिसमें हम हैंड लेंस यूज़ करते हैं. ओके, नाउ लुक एट द अदर टर्म रेजोल्यूशन पावर या रिजॉल्विंग पावर. ओके, नाउ लुक एट दिस ऑब्जेक्ट. लुक एट दिस ऑब्जेक्ट. ये अनरिजॉल्व ऑब्जेक्ट है. मीन्स ये हालांकि ये दो ऑब्जेक्ट्स हैं मगर हमें एक ही नज़र आ रहा है. क्यों? क्योंकि हमारी आँख की या जिस जो माइक्रोस्कोप हम यूज़ करें उसकी इतनी पावर है ही नहीं कि रियलाइज़ कर सके, हमें ये बता सके कि ये दो ऑब्जेक्ट्स हैं, ठीक है. फिर इस वाले पे आओ, सेकंड वाले पे आओ. देखो जस्ट रिजॉल्व्ड यानी कि अबाउट टू रिजॉल्व, राइट. अब हमें ये महसूस हुआ कि यार कम से कम ये एक चीज़ नहीं है, ये दो चीज़ें हैं, ठीक है ना. दो बहुत माइन्यूट चीज़ों को जब
फुली रिजॉल्व कर सकेंगे आप, या कोई माइक्रोस्कोप, तो हम कहेंगे कि उस चीज़ की, उस माइक्रोस्कोप की रेजोल्यूशन पावर हाई है। यानी कि अगर तो आपका इमेज बड़ा हो गया और ब्लर नज़र आ रहा है, आपका इमेज बड़ा तो हो गया मगर ब्लर नज़र आ रहा है, तो आप क्या कहोगे कि इस माइक्रोस्कोप की रेजोल्यूशन पावर इतनी अच्छी नहीं है, ठीक है। लेकिन अगर आप उस माइक्रोस्कोप को बड़ा भी कर रहे हैं वो, और आपको बहुत क्लियरली छोटी छोटी चीज़ें अलग अलग करके दिखा रहा है, तो इट मीन्स कि उस माइक्रोस्कोप की रेजोल्यूशन पावर बेहतर है, ठीक है ना। तो आई एम होपिंग कि आपको ये दोनों टर्म्स क्लियर हो गई हैं। मैग्निफिकेशन की डेफिनेशन थी द इंक्रीज इन अपरेंट साइज ऑफ एन ऑब्जेक्ट, ठीक है ना। अपरेंट साइज, बस साइज को बड़ा कर देना, इज कॉल्ड एज मैग्निफिकेशन। रिजॉल्विंग पावर क्या चीज़ है? द मैयर ऑफ द क्लियरिटी ऑफ एन इमेज, द मैयर ऑफ द क्लियरिटी ऑफ एन इमेज, यानी कि आप मैयर कर सको कि इमेज किस हद तक क्लियर है। इट इज़ द मिनिमम डिस्टेंस एट विच टू ऑब्जेक्ट्स कैन बी सीन एज अ सेपरेट ऑब्जेक्ट, यानी कि वो डिस्टेंस जो दो ऑब्जेक्ट्स को सेपरेट ऑब्जेक्ट दिखा पाए, बहुत छोटे ऑब्जेक्ट्स को सेपरेट ऑब्जेक्ट की तरह से दिखा पाए, हम उसे कहते हैं कि उसका मिनिमम डिस्टेंस इज कॉल्ड एज द रिजॉल्विंग पावर और द रेजोल्यूशन ऑफ दैट ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट, ठीक हो गया। तो आई एम होपिंग थोड़ी थोड़ी बात समझ में आ गई है। अभी हम बार बार अगली माइक्रोस्कोप के साथ इन दोनों को रिलेट करेंगे, ठीक है। फिर देन इज ह्यूमन आई, रेजोल्यूशन पावर की बात हो रही है, एग्जांपल के तौर पे इन्होंने डाल दिया कि ह्यूमन आई कैन डिफरेंशिएट बिटवीन टू पॉइंट्स व्हिच आर एट लीस्ट 0.1 mm अपार्ट। अब आपके पास स्केल है ना, स्केल में वो पतली पतली छोटी छोटी लाइंस डली हुई हैं, तो जो एक लाइन है वो 1 mm है ना। अब 1 mm को आप 10 डिवाइडेड बाई 10 कर दो, तो 0.1 mm, यानी कि आप उतना छोटा ऑब्जेक्ट देख सकते हो। यानी कि हमारा स्केल भी हमारी रेजोल्यूशन के मुताबिक बना हुआ है, जाहिर बात है जो हम देख पाएंगे वही हम स्केल पे भी ड्रॉ करेंगे ना। तो हमारे स्केल में जो डिस्टेंसेस हैं वो हम मेजर कर सकते हैं, तो हमारी आई की रेजोल्यूशन भी उतनी ही है, 0.1 mm अपार्ट, ठीक हो गया। लेकिन इफ यू प्लेस टू ऑब्जेक्ट्स 0.05 mm अपार्ट, ह्यूमन आई वुड नॉट बी एबल टू डिफरेंशिएट देम एज टू सेपरेट ऑब्जेक्ट्स, यानी कि ह्यूमन आई उसको एज सेपरेट ऑब्जेक्ट नहीं देख पाएगी। यहाँ तक आपको बात समझ आ गई है कि 0.1 mm हमारी आँख की रेजोल्यूशन है, और वो मैंने आपको एक्सप्लेन किया है कि अपने स्केल में आपने देखना है अब कि 10 मिलीमीटर्स की वो लाइंस है ना, तो 1 सेंटीमीटर बनता है। तो वो जो 1 मिलीमीटर वाली लाइन दो के दरमियान में जो डिस्टेंस है, वो डिवाइडेड बाय 10 कर दो आप, तो उतना छोटा ऑब्जेक्ट हम अपनी आंख से देख सकेंगे। उससे छोटा होगा कोई ऑब्जेक्ट तो हम नहीं देख सकते। 0.1 देख लिया हमने, मगर 0.05 mm हम नहीं देख सके। सो दिस इज लाइट माइक्रोस्कोप। तो स्टार्ट करते हैं अपना मेजर टॉपिक, जिस अबाउट लाइट माइक्रोस्कोप एंड इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। लाइट माइक्रोस्कोप एंड इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, लाइट माइक्रोस्कोप एंड इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। नाउ दिस इज द माइक्रोस्कोप जो कि आम लैब्स में पड़ी होती है। अब तो माइक्रोस्कोप, लाइट माइक्रोस्कोप भी बड़ी डिफरेंट डिज़ाइंस की आ चुकी है, तो इसलिए मैंने एक वही निकाली है ताकि जो सिंपलेस्ट है ना। सो ये आई पीस है, यहाँ पे एक लेंस लगा हुआ होता है जिसका नाम है आई पीस, ठीक है। ये आई पीस है, ये इसकी बॉडी होती है, ठीक है। और ये इसके तीन मजीद लेंसेज है, इनका नाम होता है ऑब्जेक्टिव लेंसेज। तो किसी भी माइक्रोस्कोप में आई पीस होता है एक, और इसके ऊपर एक पावर लिखी हुई होती है, 5x 10x 15x, और ये ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। अब ये भी डिफरेंट डिफरेंट माइक्रोस्कोप्स में डिफरेंट हो सकते हैं, किसी में 5 10 45 होता है, किसी में 10 45 और 100 होता है, तो डिफरेंट हो सकते हैं ये, ठीक है। मगर इन सब के भी इनकी पावर्स लिखी हुई होती हैं। पावर्स कैसे लिखी हुई होती हैं? जैसे आई पीस के ऊपर 5x 10x 15x लिखा हुआ है, इस पे लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या हुआ कि आई पीस के लेंस के थ्रू आप जो देखोगे वो आपको 5 टाइम्स बढ़ा करके दिखा देगी, 10 टाइम्स बढ़ा करके दिखा देगा, वो वाला आई पीस का लेंस, ठीक है। और नीचे जो ऑब्जेक्टिव्स हैं, ठीक है, ऑब्जेक्टिव लेंस जो है, ये जनाब इसकी पावर अगर 10x है, आपने 10x वाला ऑब्जेक्टिव लेंस अगर यूज़ किया है, तो 5 वाला अगर आई पीस में है, तो क्या होगा, दोनों की पावर्स को हम मल्टीप्लाई कर देंगे, 5 × 10 50x, यानी कि ये माइक्रोस्कोप एक ऑब्जेक्ट को 50 टाइम्स बड़ा करके दिखा सकती है। लेकिन अगर आप ऊपर 5 लेते हो और नीचे 45 ले लेते हो, या 100 वाला लेंस 100 वाला ऑब्जेक्टिव ले लेते हो लेंस, 100x, तो क्या होगा, 5 × 100 500 टाइम्स, मीन्स कि ये माइक्रोस्कोप आपको कोई ऑब्जेक्ट 500 टाइम्स बड़ा करके दिखा सकती है, 500 टाइम्स बड़ा करके दिखा सकती है, ठीक है ना। इससे हम आगे भी बात करेंगे अभी।
ये आई पीस आ गया, ये इसका ऑब्जेक्टिव आ गया, ये बॉडी आ गया। ये कोर्स एडजस्टमेंट है और ये फाइन एडजस्टमेंट है। कोर्स एडजस्टमेंट रफली आप इसको मूव करते हो ना, तो रफ एडजस्टमेंट कर देता है, यानी कि ये चीज़ मूव करती है, बॉडी मूव करती है, मीन्स आप क्या कर रहे होते हो, मैग्नीफाई कर रहे होते हो, ठीक है ना। आपका ऑब्जेक्टिव, आप अपनी ये जगह जो स्टेज कहलाती है, यहाँ पे आपका माइक्रोस्कोप पड़ा हुआ, यहाँ पे आपका स्पेसिमेन पड़ा हुआ होता है, ठीक है ना। जिसको आप ऑब्जर्व करना चाह रहे हो, ये अमीबा हो सकता है, बैक्टीरिया हो सकता है। सो यहाँ पे आई पीस, ये ऑब्जेक्टिव, और ये कोर्स जो होता है इसको क्लोज करता है, यानी कि ये दूर भी हो सकती है, करीब भी हो सकती है। कोर्स को करीब करीब कर रहा होता है, मैग्नीफाई कर रहा होता है, फिर कहते हैं फाइन फोकस, ये रिजॉल्व कर रहा होता है उसको, माइंड बहुत प्रॉपरली क्लियर कर रहा होता है इमेज को, फाइन कर रहा होता है कि आप जो देखना चाह रहे हो। हाँ, अब यहाँ पे अगर इमेज आपका ब्लर है और आपकी बहुत कोशिश के बावजूद भी इमेज आपका क्लियर नहीं हो पा रहा, तो इट मीन्स कि आपकी माइक्रोस्कोप की रेजोल्यूशन पावर कम है। हाँ, कोर्स है जिसमें आपने मैग्नीफाई तो कर लिया, जितना आप वो मैग्नीफिकेशन तो आप निकाल लोगे, आराम से निकाल लोगे मैग्नीफिकेशन, आई पीस और ऑब्जेक्टिव की पावर्स को मल्टीप्लाई करके आप आराम से मैग्नीफिकेशन निकाल लोगे। लेकिन फाइन एडजस्टमेंट विल टेल यू वेदर योर माइक्रोस्कोप हैविंग अ गुड रेजोल्यूशन पावर और नॉट। तो ये नीचे इसका एक कंडेंसर लगा हुआ है और ये इसका मिरर लगा हुआ है। ये लाइट माइक्रोस्कोप है और इसमें अभी हमने देखा कोई लाइट का सोर्स नहीं है, तो ये विजिबल लाइट रेंज पे काम कर रही है, क्योंकि विजिबल लाइट रेंज वाहिद लाइट रेंज है जिसकी में हम आसानी से ये अपने ऑब्जेक्ट्स को देख पाते हैं। और ये इसकी बेस है, यहाँ फुट है, इसको कहते हैं, बेस भी कहते हैं, जिससे ये आराम से नीचे रखी जा सकती है। तो इसकी थोड़ा सा डिसएडवांटेज ये है कि इमेज बहुत क्लियर, बहुत छोटी चीज़ नहीं दिखा सकती ये माइक्रोस्कोप। और दूसरी बात इसमें फ़ायदा नुकसान एक ये भी होता है कि अगर क्लाउडी डे है तो भी आप इसको यूज़ नहीं कर सकते। इसलिए आप इलेक्ट्रिकल लाइट माइक्रोस्कोप्स भी आ गई हैं, उनके अंदर बल्ब लगा हुआ होता है, तो स्विच में लगा दो तो लाइट जल जाती है, लेकिन अब उसमें भी है कि लाइट ना हुई तो वो भी इस्तेमाल नहीं हो पाएगी। एनीवेज, हमारे लिए माइक्रोस्कोप है। माइक्रोस्कोप के बनते ही सेल बायोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी में तो तहलका मच गया, वरना पहले तो लोगों को पता ही नहीं चलता था, उनको कोई इन्फेक्शन हो जाता था और इन्फेक्शन के साथ ही उनकी डेथ हो जाती थी, उन्हें पता ही नहीं चलता था कि इसके इन्फेक्शन से डेथ हुई है, वो समझते थे किसी ने हमें जादू कर दिया है, ऐसे बंदा दिनों में ख़त्म हो गया, इस तरह की बातें लोग करते थे। तो ना माइक्रोस्कोप के ऊपर थोड़ी सी बातें करते हैं अब। स्ट्रक्चर ऑफ वर्किंग, अ लाइट माइक्रोस्कोप वर्क्स बाय पासिंग विजिबल लाइट थ्रू अ स्पेसिमेन। तो आपको मैंने बताया यहाँ पे हम स्पेसिमेन रखते हैं। लेट मी टेक द पॉइंटर फर्स्ट। Okay, now we put the specimen over here, and light microscope is using the visible light, right? The illuminations, the source of illumination is visible light. The source of illumination is visible light in this case, right? One lens produces an enlarged image, right? So there are the lenses, eyepiece and objective lenses. These lenses are meant to enlarge the images. Second lens magnifies the image and projects it into the viewer's eye onto the photographic film. हाँ, एक और ये भी important बात है कि जो ये ऑब्जेक्टिव है ये सिर्फ ये ही नहीं करता, नीचे से लाइट आई, इसमें से पास होकर कंडेंस की गई। लाइक कंडेंसर ने क्या किया था, उसने सारी लाइट को इकट्ठा किया था, इकट्ठा करने के बाद लाइट को एक पॉइंट पे रखने के बाद उसने लाइट को एक पॉइंट पे रखने के बाद जनाब उसने क्या किया, उसको व्यूअर आई वे में तो भेजा ना, वहाँ से वहाँ फॉल भी तो करवाई ना आई। तो ये ऑब्जेक्टिव लेंस की ड्यूटी होती है, ऑब्जेक्टिव लेंस की ये ड्यूटी होती है कि दो लाइट रेज पैरेलल एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करे दूसरे को, और उसी पॉइंट पे वो इमेज फॉर्म करता है। वो इमेज हमारी यहाँ पे बनना चाहिए, व्यूअर आई में बनना चाहिए अगर वो यहाँ से देख रहा है, या फिर फोटोग्राफिक फिल्म, मैं तो बताती हूँ कैसे होता है, फोटोग्राफिक फिल्म पे कैसे होता है। Now, this is once again another light microscope with the camera installed in it, right? That is the camera present on the microscope. This is how we take the micrographs from the light microscope, right? Okay, so look at this micrograph. What is a micrograph? It is a picture taken from the with the help of a microscope. So a photograph taken through the microscope is called as a micrograph. Then the next term, yeah, this is the example of the micrograph. So this is how we take micrographs. How can you take that? By keeping a camera installed on your microscope. In the place of the viewer's eye, you put it a camera over there. Then the magnification power of light microscope, it could be 1500 times, right? It can magnify an object up to 1500 times. Its resolution power is zero point 0.2 micrometers, right? It can resolve the objects up to the 0.2 micrometer, यानी कि आप इसे 0.2 माइक्रोमीटर तक के ऑब्जेक्ट को देख सकते हो। लेकिन अगर कोई ऑब्जेक्ट इससे छोटा हुआ तो फिर आप नहीं देख पाओगे। देन इज
इट इज़ अबाउट द साइज ऑफ द बैक्टीरियम, यानी कि 0.2 माइक्रोमीटर क्या है, एक बैक्टीरिया का साइज है। मीन्स के जो जो साइज ऑफ बैक्टीरिया है वो 0.2 माइक्रोमीटर है। लाइट माइक्रोस्कोप कैन नॉट शो द डिटेल्स ऑफ इंटरनल स्ट्रक्चर। दिस इज द बैड पॉइंट अबाउट द light microscope, because you can see the overall structure of a cell, but you cannot see inside the cell, right? That's why they are telling you that the size of the bacterium is 0.2 micrometer. अगर वो साइज उसका इतना है, इसलिए आप बैक्टीरिया का साइज तो देख लोगे, बैक्टीरिया को तो देख लोगे, but you are unable to see inside the bacteria, and we are unable to see inside of the animal cell or the plant cell with the help of light microscope. हाँ, न्यूक्लियस नजर आ जाता है हमें, न्यूक्लियस काफी बड़ी सी चीज होती है सेल के अंदर, तो वो आप देख सकते हो। देन इज वी हैव द इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, एक और जी। अब जाहिर बात है, सिर्फ सेल को बाहर से तो नहीं देखना था ना। सब कहते थे सेल शायद अंदर से खाली है, इसका मतलब तो ये वो सेल अंदर से खाली है, तो ये चीज़ तो प्रूफ रॉन्ग प्रूफ करनी थी। तो माइक्रोस्कोप की फिर फिजिक्स की साइड में भी काम होता रहा, और एक ज़बरदस्त माइक्रोस्कोप बन गई, दैट इट इज़ कॉल्ड एज इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। अब इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का थोड़ा सा स्ट्रक्चर यहाँ पे चेक कर लो आप ज़रा। इलेक्ट्रॉन गन है, यानी कि यहाँ पे कोई ऐसा फिलामेंट लगा हुआ होगा या कोई ऐसा मेटल लगा हुआ होगा जिसको हीटअप आप करो तो उसमें से इलेक्ट्रॉन बीम निकले, राइट? इलेक्ट्रॉन की पतली सी एक लाइन निकलना शुरू हो जाए। फिर यहाँ एनोड लगा हुआ है। एनोड क्यों लगा हुआ होता है? ताकि वो कैथोड को, आई मीन इलेक्ट्रॉन्स को मतलब अट्रैक्ट करके उसको आगे डायरेक्ट करे। जी। एंड देन दिस इज दीज टू आर द मैग्नेटिक लेंसेज। इसके अंदर तीन किस्म के मैग्नेटिक लेंसेज यूज हुए हुए होते हैं। कंडेंसर भी होता है, ऑब्जेक्टिव भी होता है, और वो प्रोजेक्टर भी होता है। ये सारे मैग्नेटिक लेंसेज हैं, मतलब इनके अंदर कुछ मेटालिक चीज़ लगी हुई होती है इन लेंसेज के अंदर। दीज लेंसेज आर नॉट मेड अप ऑफ ग्लास। लाइट माइक्रोस्कोप में जितने भी लेंसेज थे वो सारे ग्लास के बने हुए हैं, याद रखिएगा। जबकि यहाँ पे मैग्नेटिक लेंसेज यूज हो रहे हैं। मैग्नेटिक लेंसेज जो होते हैं वो उनके अंदर मेटालिक कुछ होता है, ताकि वो इलेक्ट्रॉन बीम को स्टेबल रख सकें और जहाँ पे पहुँचाना है वहाँ पहुँचा सकें उसको प्रॉपरली। और एक और काम इसमें किया जाता है कि इसमें इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में ये सारा अपरेटस जो अंदर लगा हुआ है ना, इस सारे को वैक्यूम दिया जाता है, ताकि इलेक्ट्रॉन्स सुकून से अपने मूवमेंट कर सकें, जहाँ उन्होंने जाना है वहाँ पे सीधा जाएं। अदरवाइज तो कोई अगर इन्वायरमेंट में कोई भी चीज़ हुई, इवैक्यूएटेड चेम्बर्स होते हैं, मतलब वैक्यूम के बने हुए चेम्बर्स होते हैं। मीन्स अंदर कोई एयर का पार्टिकल नहीं होता। अगर अंदर कोई भी एयर या कोई भी और चीज़ होती तो इलेक्ट्रॉन्स तो उसकी तरफ अट्रैक्ट हो जाएंगे और सारा मामला तो ख़राब हो जाएगा। इस वजह से इसके अंदर वैक्यूम के अंदर ये मैग्नेटिक लेंसेज भी, इलेक्ट्रॉन गन भी और सैंपल भी, हर चीज़ वैक्यूम क्रिएटेड चेम्बर्स में पड़े हुए होते हैं। और इसके अंदर ये अलग बात है, क्या एक मजे की बात ये भी है कि आप इसके अंदर कभी भी कोई लिविंग ऑब्जेक्ट नहीं स्टडी कर सकते, क्योंकि इलेक्ट्रॉन बीम जैसे ही इसके ऊपर फायर फॉल करती है तो वो कुछ एब्जॉर्ब कर लेता है, कुछ आगे चली जाती हैं, कुछ भी होता है, और तो वो डेड हो जाता है। तो बेसिकली डेड ही आप स्पेसिमेन लेते हो। तो इससे एक और इम्पॉर्टेंट बात होती है कि इलेक्ट्रॉन्स जो कि बहुत ज़्यादा दूर से पेनिट्रेट नहीं कर पाते, बहुत थिन स्लाइस लेना पड़ता है, यानी कि ऑब्जेक्ट जो स्पेसिमेन इसमें स्टडी करते हैं उसका बहुत थिन पीस लेना पड़ता है आपको। Okay, so now let's look at the structure and the function of the electron microscope. It's an advanced microscope, and electron microscope object and lenses are placed in the vacuum chamber, and beam of electron is passed through the object. I already have told you all of these things. Electromagnetic lenses enlarge and focus the image onto a screen or a photographic film. एंड दिस इज़ द माइक्रोस्कोप। बहुत बड़ी ह्यूज है, यूज़ करना काफ़ी डिफिकल्ट होता है। जबकि इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, लाइट माइक्रोस्कोप तो आपने देखा, आप एक उठा के एक खिड़की में रख लें, उठा के दूसरी खिड़की में रख लें, इट्स ईजी टू यूज़ एंड इट्स पोर्टेबल। And then its resolution power, although now let's come to the main point. So resolution power, most electron microscope can distinguish objects as small as 0.2 nanometer, मतलब 0.2 माइक्रोमीटर था उसका, 10⁻⁻⁶ इसकी वैल्यू है 10⁻⁹ बहुत छोटे ऑब्जेक्ट आप इसे देख सकते हो। आप कहते हो ना कि न्यूक्लियस के अंदर ये चीज़ें इस तरह से पड़ी हुई हैं, आपने सारा सेल्स एंड टिश्यूज में सारे ऑर्गेनल्स स्टडी कर लिए, तो आपने कैसे किए? विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की। इसकी मैग्नीफिकेशन पावर है जी 250 टाइम्स, 250,000 टाइम्स। उसकी बेचारे की 1500 टाइम्स थी ना, इसकी है 250,000 टाइम्स। मीन ज़बरदस्त है इसका मतलब। अच्छा ओके जी। तो जो आपकी इलेक्ट्रॉन है माइक्रोस्कोप, इट कैन डिटेक्ट इंडिविजुअल एटम्स, एक अकेला एटम भी देख सकती है, सेल्स देख सकती है, ऑर्गेनल्स देख सकती है, मॉलिक्यूल्स भी देख सकती है, डीएनए एंड प्रोटीन्स वगैरह भी स्टडी किए जा सकते हैं विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, जबकि आप सिर्फ आउटर स्ट्रक्चर देख पा रहे थे थ्रू लाइट माइक्रोस्कोप।
सो इसकी दो टाइप्स हैं, टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, एक ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप है और एक स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। सबसे पहले तो नाम यहीं पे याद कर लो, TEM और SEM, ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप एंड स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। ठीक हो गया। इसके बाद TEM क्या करती है, इलेक्ट्रॉन्स आर ट्रांसमिटेड थ्रू द स्पेसिमेन एंड इंटरनल स्ट्रक्चर स्टडी करना होता है जब, तो आप TEM यूज़ करते हो। और SEM आप तब यूज़ करते हो, इलेक्ट्रॉन आर रिफ्लेक्टेड फ्रॉम द मेटल कोटेड सर्फेस, स्टडी स्ट्रक्चर ऑफ सेल सरफेस, स्ट्रक्चर ऑफ द सेल सरफेस। अगर आपने किसी ऑर्गेनल की इंटरनल स्ट्रक्चर स्टडी करना है तो आप TEM यूज़ करते हो। अगर किसी ऑर्गेनल का एक्सटर्नल स्ट्रक्चर आपने स्टडी करना है तो आप SEM यूज़ करते हो। जब आप एक्सटर्नल करते हो तो इलेक्ट्रॉन्स उसके बाहर सरफेस पे कोट हो जाते हैं, और अगर आप इंटरनल स्टडी करने लेते हो तो इलेक्ट्रॉन अंदर फॉल कर जाते हैं। सो दिस इज हाउ इट वर्क्स. So there are two types, major two types, TEM and SEM, and both of them are the electron microscope. बहुत बड़ी माइक्रोस्कोप है और ये बहुत ज़बरदस्त है। हाँ, बड़े होने की वजह से थोड़ी सी मुश्किल तो है यूज़ करने में, एक्सपेंसिव भी बहुत है। ओके जी, कंपैरिजन है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये आपको आसानी से आ सकता है, डिफरेंस बिटवीन लाइट माइक्रोस्कोप एंड इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। सो मैग्नीफिकेशन पावर दोनों की यहाँ लिख दी है, रेजोल्यूशन दोनों की यहाँ लिख दी है, टाइप्स ऑफ रेडिएशन, उसमें इलेक्ट्रॉन बीम यूज़ होती है, इसमें लाइट, विजिबल लाइट होती है। जो लेंसेज है वो ग्लास के बने हुए हैं, यहाँ पे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक लेंसेज हैं। मटेरियल आप लिविंग ले सकते हो, डेड ले सकते हो, जो भी ले सकते हो, लेकिन यहाँ पे हमेशा डेड मटेरियल ही होगा आपके पास। इस लाइट माइक्रोस्कोप का साइज स्मॉल है और इट इज पोर्टेबल एज वेल, जबकि वो लार्ज भी है और स्टैटिक है, अपनी जगह पे खड़े हुए, इतनी बड़े ऑब्जेक्ट को हिला थोड़ी सकते हैं। इसकी प्रेपरेशन वगैरह आसान भी है और सस्ती भी है, जबकि इसकी प्रेपरेशन डिफ़िकल्ट भी है और महंगी भी है। तो थोड़े से नुकसान तो हैं, लेकिन इंटरनल सारा सच हमने सी थ्रू तो पढ़ा था, ठीक है ना। और एक और मज़े की बात कि इससे आपको कलर इमेजेस भी मिल जाएंगे, कलर, आप कलर्ड माइक्रोग्राफ्स देखोगे, जबकि इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से आप हमेशा ब्लैक एंड वाइट इमेजेस हासिल करते हो। ये बाद में कलर कर देते हैं इसको, पता है आपको, ताकि चीज़ें डिफ्रेंशिएट की जा सके ना, साइंटिस्ट ना खुद ही बाद में कलर कर लेते हैं उनको, अदरवाइज तो वो सारा ब्लैक एंड वाइट नज़र आता है उसमें, वो कलर्ड इमेजेस नहीं देख सकते, उसमें आप डाइज वगैरह यूज़ भी नहीं कर सकते। तो ये जो है लाइट माइक्रोस्कोप, ये आपको कलरफुल, यानी कि आप अगर लीफ की एपिडर्मिस निकालोगे तो वो कलरफुल ही होगी ना, उसमें ग्रीन कलर तो नज़र आएगा ना, इसी तरह जिस तरह इसमें नज़र आ रहा है, बिल्कुल इसी तरह नज़र आएगा। अनियन देखोगे तो उसमें पर्पल पर्पल नज़र आएंगे आपको। ओके जी, देन इज द हिस्ट्री ऑफ द फॉर्मुलेशन ऑफ सेल थ्योरी, ये हम इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट लेसन में डिस्कस करेंगे। आज के लिए भी इतना बहुत है, और अपना बहुत सारा ख्याल रखें। इंशाल्लाह ताला फिर नेक्स्ट लेसन में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।